हेलो कैसे एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद डिटेल्स में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो ये पार्ट 3 रहेगा। अपनी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट 1 और 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसको पहले आप देख लीजिएगा, तभी पार्ट 3 समझ में आएगा। पार्ट 3 ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको दो फायदे हैं। यहाँ पढ़ने के आपको दो फायदे हैं। पहला कि आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब नोट्स आपको यहीं से मिल जाएगा। नोट्स बनाना पड़ेगा कैसे नहीं, लेकिन नोट्स आपको यहीं से मिल जाएगा। और दूसरा है, यहाँ पढ़ने के बाद आपको NCERT पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ NCERT से का क्लैन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। तो कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? तो कोशिका किससे बनी होती है? मैंने पहले ही बताया था कि कोशिका जो है वो अंगकों से मिलकर बनी है। मतलब इसमें बहुत सारे संगठन होती है, जैसे कि क्या है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, केंद्रक है, साइटोप्लाज्म है। ये सब क्या आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना जान के रखिए कि ये सब क्या घटक है, यही सब से मिलकर कोशिका बना है। तो अगर हम सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखते हैं तो हमें 3 गुण दिखाई देती है। ठीक है, मतलब कोशिका को अगर हम देखेंगे तो मेन 3 चीज़ इसमें दिखाई देती है। पहला है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली किसको बोलते हैं? कोशिका के सबसे बाहरी भाग को। कोशिका के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, और एक होता है केंद्रक। कोशिका में क्या होता है? केंद्रक। और एक होता है, जितना भी सारा ये सब है यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे केंद्रक और कोशिका झिल्ली के अंदर में बीच में जितनी सारी चीज़ें यहाँ पे है, जितनी सारी, ये सब क्या है? ये साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव है। ठीक है, कोशिका द्रव है। चलिए, ये क्या है? कोशिका द्रव है। तो ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है, कोशिका के अंदर, लेकिन मेन आपको याद रखना है कि इसमें प्लाज्मा झिल्ली होता है। प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक और कोशिका द्रव, 3 आपको अब याद में रखना है। ठीक है, कि कोई भी कोशिका के अंदर 3 चीज़ होगी। क्या? केंद्रक होगा, कोशिका द्रव होगा, और सबसे बाहरी बात क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली किसको बोलते हैं? ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, इससे जाने से पहले देखिए, प्लाज्मा झिल्ली का 2-3 नाम है। प्लाज्मा झिल्ली को भी हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली तो बोलते ही है, लेकिन इसको एक और नाम बोलते हैं जिसका नाम है वर्णात्मक परागमी झिल्ली। क्या बोलते हैं? वर्णात्मक परागमी झिल्ली। अभी इसे क्यों इसका नाम दिया गया वर्णात्मक परागमी झिल्ली, आगे हम देखेंगे। आपको याद अभी क्या रखना है कि इसे 3 नामों से इसको पकड़ा जाता है, यानी कि 3 नाम से इसे जाना जाता है: प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली और वर्णात्मक परागमी झिल्ली। ठीक है, अभी क्या होता है तो देखिए, तो कोशिका के सबसे बाहरी भाग को, पीछे बताया था अभी, कोशिका के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। जैसे कि यहाँ पे कोशिका है, तो कोशिका के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, या फिर बोलिए वर्णात्मक परागमी झिल्ली। ठीक है, तो ये झिल्ली का यहाँ पे चित्र दिया हुआ, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। जब इसको जूम करके आगे से आप देखेंगे तो दिखेगा ये। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती तथा यह कार्बनिक अणुओं जैसे कि लिपिड तथा प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन से। सवाल आ सकता है सवाल कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? तो कोशिका के सबसे बाहरी भाग को ही क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए यहाँ तक। अब प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है। ठीक है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। ठीक है, मैंने पहले ये बोला
कि क्या कोशिका झिल्ली जो है सबसे बाहरी भाग है, सॉरी प्लाज्मा झिल्ली क्या है, कोशिका की सबसे बाहरी भाग है। यह झिल्ली कुछ ही पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। देखिए जो ये कोशिका है, कोशिका के बाहर क्या है, ये क्या है, बाहरी परत को बोलते हैं हम प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कुछ ही पदार्थ आ जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे केवल ऑक्सीजन आ सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जा सकता है, बाकी और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब नहीं आ सकती इसके अंदर। जो इसके काम के लायक है, जो इसे काम में है वही आएगा, और जिसको जाना है वही जाएगा, सब नहीं जाएगा। तो यह झिल्ली कुछ ही पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ ही पदार्थों को अंदर आने और बाहर जाने देती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं, हम इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। यानी कि जो कोशिका झिल्ली है वो कुछ ही पदार्थों को अंदर आने अथवा बाहर जाने देती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चित्र में है, ये क्या है, कोशिका है। कोशिका का सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या फिर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। अब प्रश्न ये उठता है कि चलिए कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ें अंदर आती है बाहर जाती है, तो ये कैसे होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, कोशिका को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन इसके अंदर जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन इसके अंदर जाता है, और ऑक्सीजन अंदर गया तो अपशिष्ट तो कुछ बनेगा, यानी कि कुछ खराब पदार्थ जो काम का नहीं है। तो ऑक्सीजन अंदर गया तो अपशिष्ट के रूप में क्या बनता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि फिर बाहर निकल जाता है, यानी कि ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर चल जाता है। तो ये कैसे होता है, कोई तो कारण हो, कैसे ऑक्सीजन जो है अंदर आता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर जाता है। ठीक है, तो ये सवाल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे होता है इस तरह। ठीक है, तो कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना तथा ऑक्सीजन का अंदर आना कैसे होता है, सवाल ये है। तो सिंपल है कि ये विसरण विधि के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर जो ऑक्सीजन अंदर आता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, तो विसरण विधि के द्वारा होता है ये। अभी विसरण विधि क्या है, तो देखिए आगे हम देखते हैं कि विसरण क्या है। देखिए, पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। ये समझे, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ देखिए विसरण क्या है। विसरण को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, विसरण को समझने के लिए आप अपने रूम में एक अगरबत्ती जलाइए, तो अगरबत्ती रूम में पूरा फैल गया। ठीक है, कमाड़ी खोल दीजिए, तो देखिएगा कि धुआं जो है कमाड़ी के बाहर जाएगा, यानी कि दरवाजे के बाहर चल जाएगा। खिड़की होगा तो खिड़की के बाहर। क्यों? क्योंकि देखिए धुआं बहुत ज़्यादा था रूम में, तो बहुत ज़्यादा से धुआं क्या चाहेगा कि हम कम की ओर जाए, यानी कि फैलना चाहेगा। धुआं वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वो जहाँ धुआं नहीं है वहाँ धुआं जाना चाहेगा, इसलिए धुआं फैल जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विसरण। यानी कि धुआं, रूम में जो धुआं है वहाँ पे, यहाँ धुआं का मात्रा क्या था, उच्च था, यानी कि उच्च सांद्रण था। और वो उच्च सांद्रण से जहाँ धुआं कम था, यानी कि दरवाजे के बाहर धुआं कम है, धुआं है ही नहीं, तो वहाँ उच्च सांद्रता से वो निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। यानी कि धुआं रूम में है तो जहाँ धुआं नहीं है वहाँ जाएगा। आप समझ रहे हैं कि जो उसी को बोलते हैं विसरण, यानी कि उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाना
इसी को क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए कि आप एक गिलास लीजिए, ठीक है। गिलास में आपको क्या करना है कि चीनी डालना है, चीनी या फिर नमक। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे उच्च सांद्रता है, ठीक है, उच्च सांद्रता है यहाँ पे। कैसे है उच्च सांद्रता, मतलब यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा है ना। तो ये क्या चाहेगा, फैलना चाहेगा, फैलना चाहेगा, ठीक है, फैलना चाहेगा, यानी कि वो निम्न में जाना चाहेगा, कम में। तो वो क्या होगा, धीरे 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 पूरा फैल के ये कम में जाने के लिए फैल के ये पूरा फैल जाएगा और चीनी पूरा घुल जाएगा, नमक पूरा घुल जाएगा। यानी कि उच्च सांद्रता से ये निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये जल है, ठीक है। मान लीजिए ये जल है, यहाँ पे कुछ फिर से मैंने डाला नमक या चीनी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ज़्यादा सांद्रण है, ये फैला हुआ नहीं है, यानी कि ये उच्च सांद्रण है, ज़्यादा मात्रा में, है ना। और यहाँ पे क्या है, निम्न है, यानी कि यहाँ कम है। तो ये उच्च से निम्न की ओर जाएगा, उच्च से ये निम्न की ओर जाएगा, और ये जा जाके पूरा फैल जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा फैल गया। तो विसरण किसे कहते हैं, विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना। किसका गति करना, पदार्थों का। पदार्थों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पदार्थ में, या फिर ये क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, डाइऑक्साइड, फिर आपका चीनी में ना, जितना भी चीनी नमक सब आ गया। यानी कि पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। यहाँ पे उच्च सांद्रता यहाँ पे था, तो यह निम्न की ओर बढ़ रहा है, यानी कि पूरा फैल रहा है ये, और फैल के पूरा फैल गया, इसलिए चीनी या फिर नमक हमारा घुल जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए विसरण किसे कहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप विसरण तो आप समझ गए कि विसरण किसे कहते हैं। तो पदार्थों का उच्च, या फिर पदार्थों यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ भी, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना, इसी को क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। तो परासरण अब हमको समझना है, परासरण क्या होता है, ठीक है। तो परासरण भी सेम उसी तरह है, केवल इसमें क्या होगा कि यहाँ पे पानी का गति होगा। यहाँ पे हम पदार्थ का गति देख रहे थे, मिश्रण में किसी भी पदार्थ का गति करना उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो परासरण में हम क्या देखेंगे कि जल का गति करना, केवल इसमें जल होगा। तो जो जल है, यहाँ पे जो जल है, उस जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना परासरण कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं आप, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए गिलास या फिर आप कुछ भी लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कांच का गिलास है, यहाँ पे बीच में आप झिल्ली लगा दीजिए, कोशिका झिल्ली, ठीक है। झिल्ली पीछे देखा था ना, क्या था, झिल्ली, कोशिका जो बारी परत होता है, यानी कि आप झिल्ली यहाँ लगा दीजिए, कोशिका झिल्ली। तो एक तरफ क्या है, एक तरफ पानी का विलयन डालिए, जिसमें से यहाँ पे क्या है, ये आप जान लीजिए कि ये क्या है, ये पानी है, समझ लीजिए पानी है। और ये जो डॉट डॉट है ये क्या है, तो ये चीनी है या फिर नमक है, चलिए हम नमक मान लेते हैं, नमक, ठीक है। क्या है, नमक है। नमक है। और यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पे, यानी कि देख रहे आप कि यहाँ पे पानी जो है, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे पानी बहुत कम है, ठीक है ना। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है और यहाँ क्या है, बहुत कम है। तो पानी का हमने परासरण में क्या पढ़ा कि जल का उच्च से निम्न की ओर गति करना। यहाँ उच्च यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है यहाँ पे पानी, और यहाँ पे कम मात्रा में है, ठीक है। तो कम से ज़्यादा की ओर जाएगा, सॉरी, यहाँ पे ज़्यादा से कम की ओर जाएगा। ज़्यादा यहाँ पानी है, यानी कि वाटर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की ओर जाएगा,
ठीक है। और कम की ओर जाने से देखिए यहाँ पे कम हो गया, जो यहाँ पे नमक है यहाँ पे कम हो गया, और जितना भी पानी है ज़्यादा यहाँ सब चल गया, तो यहाँ ज़्यादा हो गया। तो परासरण किसे कहते हैं? जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या कहते हैं? परासरण कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार पेड़ में भी, ठीक उसी प्रकार जो है ना, पेड़ में भी परासरण विधि के द्वारा ही जल का अवशोषण होता है। पेड़ भी जल अवशोषित करता है, यही परासरण विधि के द्वारा। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये पेड़ है, और पेड़ के नीचे यहाँ पे देखिए उसका जड़ है, पेड़ के नीचे ऐसे जड़ है। तो जड़ में मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कोशिका है, जड़ में कोई कोशिका है। तो मान लीजिए कोशिका को पानी की ज़रूरत है, और यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। देखिए इधर पानी है, पूरा पूरा पानी है। तो मैंने क्या बोला था, परासरण किसे कहते हैं? तो ज़्यादा से कम की ओर जाना, क्यों कहते हैं? तो देखिए बाहर पानी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे कोशिका में कम है, तो क्या होगा, जो पानी है कोशिका के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अपने ही H2O यानी कि जल, H2O को ही जल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। यानी कि जो जल है, जल जो है वो कहाँ, कोशिका की ओर जाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कोशिका में पानी की मात्रा कम है, और बाहर क्या है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो परासरण किसे कहते हैं? परासरण उसे कहते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना जल का। तो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा पानी मात्रा में है, तो ये कम की ओर जाना स्टार्ट कर देगा, यानी कोशिका में चल जाएगा, और इसी से क्या है कि पेड़ अवशोषित कर लेगा पानी। तो परासरण विधि के द्वारा क्या होता है, पेड़ अवशोषित करता है पानी को। समझ गए आप? तो आई होप आप परासरण आप समझ गए होंगे क्या है परासरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंडे से परासरण, देखिए आपको क्या करना है। अंडे से परासरण एक और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। देखिए क्या करना है, आपको एक अंडा लेना है। ठीक है, अंडा लेना कहीं से भी आप दुकान से खरीद के लेके आइए, या फिर आपके घर में भी होगा। ठीक है, तो अंडा लेके आना है। अंडे को तनु है क्या यहाँ पे, अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखकर उसके कवच को हटाइए। अंडा को लाना है, उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है, और उसके कवच को हटा लेना है। ठीक है, उसको कवच को हटा लेना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसका कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कोई पूछ सकता है आपको कि अंडा का जो कवच होता है, अंडे के जो कवच होते हैं किससे बने होते हैं, तो आपको क्या आंसर में देना है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, देखिए तो अंडे को शुद्ध जल में रखिए, और लगभग 5 मिनट के पश्चात इसका अवलोकन कीजिए। देखिए क्या करना है, आपको अंडा को लेना है, उसको कवच को हटाना है। कवच को हटाने के बाद अंडे को क्या करना है, पानी में डुबो कर रख देना है। अब 5 मिनट बाद इसको देखिए आप, 5 मिनट बाद इसको आपको देखना है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि अंडा थोड़ा फूल जाता है, क्योंकि परासरण विधि के द्वारा कुछ जल अंडे के अंदर चला जाता है। ठीक है, आप समझ के परासरण आप किसे कहते हैं। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे था कुछ, हम मान लेते हैं कि ये गिलास टाइप का, या फिर कुछ भी हो, गिलास ही मान लेते हैं। इसमें मैंने अंडे को डाला, और यहाँ पे पूरा क्या है, पूरा यहाँ पे जल है। तो अंडे में तो जल नहीं है, तो मैंने क्या कहा कि जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना। तो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है जल। ठीक है, यहाँ पे उच्च सांद्रता है, तो यहाँ से क्या होगा कि जल इसका अंदर जाना स्टार्ट करेगा, इसका अंदर। ठीक है, तो जल इसका अंदर जा जाके क्या होगा, तो फिर जाने के बाद सिंपल है कि अंडा के अंदर जब जल जाएगा तो क्या ये फूल जाएगा। तो इसको तो बोलते हैं परासरण। तो समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार का एक कवच रहित अंडा क्या है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के क्या है, सांद्रित घोल में रखिए, और 5 मिनट के बाद उसका अवलोकन करिए। अब देखिए क्या करना आपको,
वही जो अंडा जिसमें पानी घुस गया है, ठीक है, उसको क्या करना है, फिर से आपको उस नमक के विलयन में डाल देना है, जिसमें नमक घुला हो, ठीक है, उसमें आपको डाल देना है, उसे जिसमें नमक होगा। तो आप क्या देखेंगे कि अंडा जो फूला हुआ था जो अंडा, वो सिकुड़ जाएगा अंडा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए बाहर में तो नमक है, पानी की मात्रा कम है, और अंडे में क्या है, ज़्यादा है। तो अंडे में ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर गति करेगा, ठीक है। तो अंडे से बाहर चल जाएगा पानी, और ये क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए क्या है आगे। अंडा सिकुड़ जाता है क्योंकि नमक का विलयन जल से अधिक सांद्रित है, क्योंकि उसमें क्या है, नमक की मात्रा ज़्यादा है ना, और पानी कम है। तो पानी कम है और अंडे में ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कहाँ जाएगा, कम की ओर, इसीलिए अंडा क्या सिकुड़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अतः जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है। चलिए अब किशमिश का भी एक उदाहरण लेते हैं। किशमिश को भी क्या करना है, आपको किशमिश को लेना है, एक गिलास में आपको डाल देना है, तो क्या होगा, किशमिश फूल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या चल गया, पानी चल गया। किसकी वजह से, प्रासरण विधि के द्वारा, प्रासरण के कारण चल गया। यानी कि ज़्यादा से, यानी कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था और किशमिश छोटा था, तो पानी के क्या है, पानी इसके अंदर चल जाएगा। अब उसी को किशमिश जो फूला हुआ किशमिश जिसमें पानी भरा हुआ है, अब आप उसको विलयन में डालें, कोई नमक के विलयन में, तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाएगा, क्योंकि ये फूला हुआ था तो उसमें पानी ज़्यादा है, और आसपास जो कि नमक का विलयन है तो उस पानी कम है, तो क्या होगा, पानी बाहर जाएगा। पानी कहाँ जाएगा, बाहर जाना स्टार्ट कर देगा, इसलिए क्या हो, किशमिश सिकुड़ जाएगा। आगे देखते हैं। तो सूखी किशमिश अथवा क्या खुबानी को कुछ समय के लिए जल में रखिए, फिर क्या इसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित घोल में रखिए। आपको निम्नलिखित अंतर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, जब इन्हें जल में रखा गया तो यह ग्रहण करके फूल गई, ठीक है। जब इसमें जल में रखा गया तो क्या हुई, फूल गई, अतः सांद्रित विलयन में रखा गया तो यह जल से बाहर निकलने पर ही सिकुड़ गई, और फिर इसे विलयन में, यानी कि नमक के विलयन में से रखा गया तो वापस ही क्या हुई, सिकुड़ गई, क्योंकि उसके अंदर पानी ज़्यादा था, बाहर कम था। तो किशमिश में ज़्यादा पानी था तो ये क्या चल गया, बाहर चल गया, और जब बाजार से पानी जब बाहर चल जाएगा पानी तो वो सिकुड़ जाएगा। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतने तक रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो फिर। तो मैं इसी तरह वीडियो बना रहा हूँ शॉर्ट यानी कि 10 या 12 मिनट या 20 मिनट तक का, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, ठीक है, बोरिंग ना लगे, और नोट्स आप साथ में बनाते चले, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।